चलिए सभी लोगों को नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे मेरी आवाज़ अगर जा रही होगी तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और जैसा कि आपको पता है कि आज आपका 39 नंबर सेट का टेस्ट हुआ था और उसी का डिस्कशन अभी आपको देखना है। लगातार हम लोग देखेंगे और इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेट से। तो डेली प्रैक्टिस के लिए भी बढ़िया है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर मिल जाता है, इसीलिए खास करके ये क्लासेस आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है वो आपको बताना है। आपको यहां पर लाइट ईयर की बात कर रहा है और हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष हमारा कितने के बराबर होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो हमारा होता है ये कितने के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष की हम बात करते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहने का मतलब हमारा एक साल में ये डिफाइंड होता है और एक प्रकाश वर्ष हमारा कितने के बराबर होगा तो 9.46 गुना में 10 के पावर हमारा यहां पर हम कहेंगे कि 15 हमारा मीटर होता है। इसी चीज को अगर आप बोलेंगे किलोमीटर में क्या होगा तो 9 दशमलव या फिर 46 हमारा क्या होगा कहेंगे गुना में 10 के पावर सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो क्या होगा तो हम कहेंगे सेंटीमीटर कहने का मतलब है हमारा यहां पर कितना हो जाएगा 15 2 17, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहां पर ये 10 के पावर 15 तो हमारा है ही, मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 10 के पावर 15 नहीं 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा तो कहेंगे यहां पर 17 सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर में कहेंगे तब 10 के पावर 17, मीटर में कहेंगे तब 10 के पावर 15। अगर इसी चीज को किलोमीटर में अगर कहेंगे तो कहेंगे 9.46 गुना में 10 के पावर हमारा कितना, किलो का मतलब 10 के पावर 3 हमारा निकल जाएगा उसमें, तो 10 के पावर हमारा कितना बचेगा तो कहेंगे 12, इतना किलोमीटर हमारा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप ये देख लीजिए कई बार एग्जाम में ये तीनों रिलेशन पूछा गया है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ऐसे करके भी आपको पूछ लिया गया है। यानी कि मीटर में इतना, किलोमीटर में इतना, सेंटीमीटर में हमारा इतना हो जाएगा। ये तो कन्वर्जन है, आपको कन्वर्जन अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। अगर सेंटीमीटर में आंसर करना 10 के पावर कितना 17 देखना है, यहां देखिए 10 के पावर 17 है और हमारा यूनिट क्या है तो सेंटीमीटर है और हम कहेंगे यही हमारा एक प्रकाश वर्ष का हमारा यूनिट माना जाएगा और ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यहां समय की बात कर रहा है। प्रकाश वर्ष नाम से लग रहा है कि ये प्रकाश वर्ष हमारा समय का मात्रक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मेरे भाई तो दूरी का मात्रक है। ये किसका है तो कहेंगे हमारा ये दूरी का मात्रक होता है। जैसे आप जानते हैं कि दूरी को मापते हैं मीटर में, तो आप देखिए मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये दूरी का मात्रक हमारा होता है, ये समय का हमारा नहीं होता है। एक प्रकाश वर्ष इतना मीटर होता है जो कि हमारा गलत दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन हमारे राइट थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। और ये डेटा आपको जरूर याद रहना चाहिए तीनों फॉर्मेट में, एक भी अगर याद है तो तीनों में आप पहुंच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र हमारा क्या है। एक बात बताइए मेरे भाई, त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ते भी हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे। ये वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अगर बोलता है इसका मतलब डीवी की बात करता है। वेग में परिवर्तन बोला मतलब डीवी की बात करता है। और वेग में परिवर्तन की अगर दर अगर बोल देता है इसका मतलब है कि समय से डिवाइड भी करना है। तो वेग में परिवर्तन डीवी और दर बोल दिया तो समय से डिवाइड करते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ये मेरे भाई ये फॉर्मूला हमारा होता है और इस तरीके से त्वरण को हम डिफाइंड करते हैं, इस तरह से एक्सीलरेशन को हम डिफाइंड करते हैं। तो अब यहां पर मामला यह है कि जब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होगी, यानी ए बराबर हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर डीवी अपॉन में अगर डीटी हो जाएगा, ए बराबर हमारा डीवी अपॉन में अगर डीटी हो जाएगा तो हम कहेंगे डीवी का मतलब क्या होता है वेग में अंतर या वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग को हम यू से दिखाएंगे, अंतिम वेग को वी से दिखाएंगे। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक को हम क्या कहते हैं डीवी कहते हैं, और नीचे में किससे टाइम से डिवाइड करना है तो हम यहां पर डीटी लिख देते हैं। या फिर मेरे भाई एक सिंगल डेरिवेटिव में अगर लिखना होगा तो इस टाइम को हम लोग dt नहीं लिख करके हम इसको t में भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा चलेगा। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम के बारे में आपसे बोला गया है।
अगर न्यूटन गति के प्रथम नियम की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, चूंकि हम लोग को जड़त्व का कंसेप्ट वहां से निकल करके आता है। न्यूटन ने अपने पहले नियम में बोला था यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई वस्तु वो गति में है तो वह गति में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यदि वो कोई वस्तु रेस्ट में रहना चाहती है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसमें झटका लगेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जड़त्व आ जाएगा। यानी दो बात मैंने आपको बोला है, तो आपको ध्यान रखना, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि न्यूटन के पहले नियम की हम बात कर रहे हैं और न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम पहले बात कर ले तो एक बात आप जान लीजिए कि न्यूटन लॉ की अगर बात करते हैं उसमें भी न्यूटन का पहले नियम की अगर हम बात करते हैं, इनके पहले नियम की अगर बात करते हैं तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर, ये जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा जड़त्व का नियम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप दौड़ रहे हैं, अचानक कोई अगर रोकेगा तो आपको झटका लगेगा, वही झटका जड़त्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमारा ये स्टेटमेंट निकल करके आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट मेरे भाई, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर वस्तु कोई रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई विराम में है तो विराम में, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये भी मेरे भाई न्यूटन का स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, उनके फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। तो जब तक कोई बाहरी बल नहीं कार्य करेगा तब तक उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये उनका स्टेटमेंट था। तो बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल जब तक नहीं लगेगा तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। न्यूटन के पहले नियम की बात करते हैं, ये उसको सेटिस्फाइड करता है। और दूसरा तो आपको बता ही दिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट है, तो एक और दो दोनों की करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन करेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है कौन सी क्रिया स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। एक बात याद रखना मेरे भाई, कौन सा हमारा एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी यहां पर बात कर रहा है। अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी के रूप में अगर पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी स्प्रिंग की बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना, अगर कोई स्प्रिंग है, अगर मेरे भाई ये खींचा हुआ स्प्रिंग की हम बात करते हैं, हम कैसे स्प्रिंग की बात करते हैं, अगर हम खींचा हुआ स्प्रिंग की बात करते हैं या फिर अगर हम दबा हुआ स्प्रिंग की बात करते हैं। अगर हमारे सामने खींचा हुआ स्प्रिंग की बात की जाती है या दबा हुआ स्प्रिंग की बात की जाती है तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, खींचने या दबने के बाद इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगा, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हमारा किस रूप में होगा, तो आपको ध्यान रखना इसके अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड हमारा होता है, अगर एनर्जी स्टोर्ड की हम बात करते तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी स्प्रिंग को खींचिए, दबाइए, उसके अंदर एनर्जी हमेशा किस रूप में स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहां पर स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए कहते हैं यहां पर स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं। अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, स्थितिज ऊर्जा की बात होती है, तो याद रखना स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण हमारा ये भी ऊर्जा डेवलप होता है। स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण आपको ध्यान रखना है। स्थिति की बात कर रहे हैं और आकार की बात कर रहे हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दीजिए या उसके आकार में परिवर्तन ला दीजिए। स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण इसके परिवर्तन के कारण उसमें जो भी ऊर्जा डेवलप होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में देखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर स्प्रिंग के अंदर हमारा ये स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा जब भी होगा, और अगर कहेंगे किसी को उठा करके आप यहां से यहां पहुंचा दिए, उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग समझते हैं, चूंकि यहां पर आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया किस रूप में हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, कहां पर हमारा स्टोर करेगा वो बताना है। जैसे तीर को धनुष की डोरी पर रख करके खींचने पर, अगर आप किसी
किसी चीज को खींचते हैं तो अगर वो पूरा खींचा हुआ है, जब भी खींचा हुआ या दबा हुआ की बात करेगा तो समझ लेना उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसे करके खींचे हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही छोड़िएगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। इसलिए तीर में देखिएगा बहुत तेज गति आता है, बहुत दूर तक जाता है। इसका मतलब मेरे हम सीधा कहेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारा डेवलप, चूंकि खींचा हुआ की बात कर रहा है, खींचने में संचित ऊर्जा हमारा कौन सा बात कहेंगे, यहां पर जब भी किसी भी चीज को खींचते हैं अगर वो खींचा जाता है तो समझ लेना कि उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। किसी खिलौने में कार वाली चाबी भरने पर अगर आप मेरे भाई किसी खिलौना की अगर बात करते हैं तो इस खिलौना में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्प्रिंग होता है और इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड हमारा होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। और हम जब चाबी भरते हैं उसमें तो चाबी को पूरा से आमेट देते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं वो आगे की ओर भागता है। जो भी एनर्जी स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। स्प्रिंग को खींचने पर जब भी खींचने की बात आएगी तो समझ लेना कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जरूर आएगा और स्प्रिंग में तो होता ही है। बहती हुई हवा में मेरे, जब बहती हुई हवा की हम बात करते हैं ना तो हवा में गति है और गति के कारण बहती हुई हवा में क्या कहेंगे, बहती हुई हवा में गति है। बहती हुई हवा में क्या कहेंगे, बहती हुई हवा में क्या होगा कहेंगे गति है। और इस गति के कारण क्या होगा कहेंगे, इस गति के कारण गति जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना, गति के कारण कैसी ऊर्जा आएगी तो कहेंगे गति के कारण, यहां पर गति ऊर्जा की बात होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट हमारा काम नहीं करेगा। हम लोग आंसर करेंगे 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 हमारे यहां पर राइट आंसर्स होंगे तो हम करेंगे इसमें से कौन सा, तो 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सबके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर जो बोला गया है इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके बताना है, फास्ट करके एक बार बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर करें, कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी और पत्थर बाद में पहुंचता है, इसका कारण क्या है। एक बात बताना मेरे भाई, दो अलग तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक जगह आपको एयर रेजिस्टेंस को, हवा, एक जगह एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, एक जगह एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। मेरे भाई अगर आप एयर को रेजिस्टेंस के रूप में अगर देखते हैं तो एयर वायु प्रतिरोध की हम बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग वायु प्रतिरोध कहते हैं। आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि वायु प्रतिरोध सच में होता है। जैसे आप दौड़ते हैं, जब तेज गति से आप दौड़ते हैं तो आपकी गति जो है धीरे धीरे धीमी हो जाती है, क्योंकि हवा आपको रोकने का काम करता है। एक जब तेज गति, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आंधी तूफान आता है ना, जब उधर से हवा चलती है, आप उसके अपोजिट ऐसे में जब दौड़ने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा वो आपको बढ़ने ही नहीं देगा। वही हमारा प्रतिरोध होता है, उसी को हम वायु प्रतिरोध कहते हैं। तो मेरे भाई एयर रेजिस्टेंस जब हमारा होता है, जब वायु प्रतिरोध हमारा होता है, तो ऐसे केस में हमारे क्या होंगे, तो इसमें दो केस आपको लेकर के चलना। केस 1 आपका ये होगा, ध्यान रखना। और केस 1 में हमने क्या कंसीडर किया है कि वायु प्रतिरोध है। जब तेज गति से आंधी चलती है तब जब आप ऐसे भागते हो तो आपको वो हवा क्या करती, रोकती है, रजिस्ट करती है, आपको रोकने का काम करती है, प्रतिरोध पैदा करती है। तो वैसे केस में आप यहां पर कहेंगे अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हवा भी उसको ऊपर की ओर लेकर जाता है, यानी कि रोकने का कोशिश करता है। तब वैसे केस में क्या होगा मेरे भाई, तो कागज को आप गिरा रहे हैं और दूसरा क्या गिरा रहे हैं, तो पत्थर को गिरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे भाई यहां पर कागज पर ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा होगा और पत्थर पर कम रेजिस्टेंस हमारा होगा हवा का। तो इस पर ज्यादा हवा होगा, इस पर ज्यादा होगा, और इस पर हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा कम रेजिस्टेंस होगा, इसलिए पत्थर हमारा नीचे पहुंच जाता है जल्दी। ये किस केस की बात करते हैं, जब वायु प्रतिरोध हमारा होता है तब की हम बात करते हैं। तो आप यहां पर देखिए, कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से हमारा अधिक होगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, इस बात को आप ध्यान रखना। ऐसे पॉसिबिलिटी आपको नहीं होता है, तो एक्सपेरिमेंट आपके सामने में एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, हवा, ये कागज है, आप आपके पास अगर होगा तो कर सकते हैं। इन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है और वायु तो है यहां पर, हवा तो यहां पर है। जब जैसे ही आप इसको गिराएंगे तो आपका पता चला पेन पहले गिर गया और कागज जो आपका धीरे से गिरा, इसका मतलब उसको हवा रोक रही है, हवा उसको प्रतिरोध पैदा कर रही है ऊपर से। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तब याद रखिएगा जो भारी होगा वो जल्दी गिर जाएगा, जो भारी होगा वो जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि उस पर हमारा एयर वायु प्रतिरोध कम होता है। तो किसके कारण, तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे इसमें रेजिस्टेंस हवा का कम लगा, नीचे से ऊपर, सॉरी इसमें कम लगा और इसमें हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा लगा, ये पूरा यहां पर लगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे मोड़ मार दिए पूरा, देखो गौर से, इसी चीज को अगर पूरा पूरा मोड़ दीजिए तब अगर गिराइए, देखिए दोनों समान समय में पहुंचेगा। इसका मतलब है
कि एयर रेजिस्टेंस वहां पर हमारा घट गया। इसका मतलब है दोनों का वायु प्रतिरोध सेम हो गया, देखो तीनों नीचे गिरता है। ये एक्सपेरिमेंट अपने आप कर सकते हो, इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। अगर मेरे पास द्रव्यमान की बात आती तो पहले भी द्रव्यमान एक समान था, अभी भी द्रव्यमान हमारा एक समान है, और जब इसको मोड़ मार करके जब हम गिराते हैं तो पता चलता है कि दोनों समान समय में गिर रहा है, क्योंकि प्रतिरोध इस पर कम हो गया। पहले प्रतिरोध ज्यादा था, जब ये फैला हुआ था, जब ऐसे फैला हुआ था, जब ऐसे फैला हुआ था, तब अपने पास करके आप देख सकते हो, ऐसे गिराओ तो पता चला कि ये आपका लेट से नीचे गिरता और पेन आपका पहले ही गिर जाता है। लेकिन इसी कागज को जब आप ऐसे करके मोड़ दो, तब अगर समान ऊंचाई से गिराओगे पता चलेगा कि वो समान समय में पहुंच जाता है, दोनों बराबर समय में पहुंचता है, क्योंकि दोनों पर एयर रेजिस्टेंस बराबर, वायु प्रतिरोध बराबर लग रहा है। तो मेरे भाई इस बात को समझना, द्रव्यमान से कोई लफड़ा ही नहीं होता, क्योंकि अब पहले के केस में भी द्रव्यमान सेम था, बाद के केस में भी द्रव्यमान सेम था, तो ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हैं। तो कारण समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। इसका कारण है एयर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध, कह रहा कागज पर लगने वाला जो वायु प्रतिरोध हमारा होगा, पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से हमारा क्या होगा, अगर अधिक है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर दोनों पर वायु प्रतिरोध अगर नहीं है तो दोनों समान समय में पहुंचेगा। इसीलिए मेरे भाई अगर होगा तो आपको ध्यान रखना कि इसके लिए हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण हमारा, इसके कारण हम कहेंगे क्या होता है, इसके कारण हमारा ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस के कारण हमारा ऐसा होता है, ये बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई इसी में अगर सेकंड केस की हम बात करते हैं, अगर केस 2 की अगर हम बात करते हैं, अगर केस 2 की अगर हम बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर वैक्यूम, अगर हम यहां पर वैक्यूम मान लेते हैं, हम अगर निर्वात का केस मान लेते हैं, तो अगर आप निर्वात के केस में अगर इसको करके देखते हैं ना, पूरा हवा कुछ भी नहीं है, तो मेरे भाई तब जब इसको गिराओगे, जब कुछ भी नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं, जरूरी यहां पर हवा हुआ कुछ नहीं होगा, अभी तो हवा है, लेकिन जब कुछ नहीं होगा ऐसे गिराओगे तो समाने समय में पहुंचेगा। लेकिन किस केस में, तो हम कहेंगे निर्वात के केस में यहां पर दोनों क्या होगा, कि यहां पर दोनों समान समय में नीचे पहुंचेगा, दोनों समान समय में नीचे पहुंचेगा, दोनों समान समय में नीचे पहुंचेगा। इस बात को अब ध्यान, नीचे पहुंचेगा। ये एक्सपेरिमेंट मेरे भाई आप अपने घर में खुद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा हुआ। हवा का प्रतिरोध होगा तो समान समय में नहीं पहुंचेगा, अगर वैक्यूम का केस होगा तो दोनों समान समय में पहुंचेगा। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, सर समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, अब दोनों चीज हमने आपको बता दिया। तो आंसर जो होगा, मेन मुख्य आंसर हमारे क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताइए, उत्प्लावन बल का परिमाण जो होता है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्प्लावन बल की अगर कभी भी बात करते हैं तो ये जो हमारा उत्प्लावन बल हमारा होता है, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर उत्प्लावन बल की हम बात करते हैं, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर उत्प्लावन बल की बात करते हैं, इस पर फोकस करना है। हम बॉयंसी फोर्स की ओर बात कर रहे हैं, हम यहां पर बॉयंसी फोर्स की बात कर रहे हैं, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो जो उत्प्लावन बल हमारा होता है, उत्प्लावन बल की अगर हम बात करें, अगर हम उत्प्लावन बल की अगर बात करते हैं तो मेरे भैया द्रव या गैस के द्वारा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जो बल लगता है, किसके द्वारा, द्रव और गैस के द्वारा जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी द्रव या गैस के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला जो बल होता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उत्प्लावन बल जिसको हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ये उत्प्लावन बल जो हमारा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं। एफ का मतलब फोर्स होता है और बी का मतलब बॉयंसी होता है। ये कितना होता है, तो याद रखना रो जी भी के बराबर होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, इस उत्प्लावन बल का मान रो पर निर्भर करता है, जी पर तो कोई मतलब ही नहीं, जी तो सबके लिए बराबर होता है। रो पर निर्भर करता है, भी पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल हमारा रो पे निर्भर करता है, उत्प्लावन बल हमारा भी पर निर्भर करता है, लेकिन उत्प्लावन बल का मान तीनों पर निर्भर करता है। देखो, उत्प्लावन बल और उत्प्लावन बल का मान दोनों अलग चीज है। उत्प्लावन बल किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा, अलग अलग घनत्व वाले द्रव होंगे तो कहेंगे रो पर निर्भर करेगा, भी पर निर्भर करेगा, वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। लेकिन उत्प्लावन बल का अगर मान बोलेगा तो तीनों पर निर्भर करेगा। उत्प्लावन बल अगर सिर्फ बोलेगा तब हम कहेंगे रो और भी पर निर्भर करेगा। उत्प्लावन बल का अगर मान कहेगा तब तीनों पर निर्भर करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तीनों पर हमारा डिसाइड होता है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है, ये उत्प्लावन बल में आप देखते होंगे तीनों फॉर्मूला हमारा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स होगा हमारा समानुपाती डेंसिटी का होगा,
और जो buoyancy फोर्स हमारा होता है ये समानुपाती हमारा वॉल्यूम का होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों पैरामीटर पर हमारा वो निर्भर करता है, इसलिए दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो किसी भी सूरत में हमारा सही है, क्योंकि यहां पर उत्प्लावन बल का परिमाण बोला है और परिमाण का मतलब है उत्प्लावन बल का मान की बात कर रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि घनत्व का मान अलग होगा तो इसका मान अलग होगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, ये बहुत ज्यादा तो ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मान की देखो परिमाण लगा दे, उसके मान की बात कर रहा है, वो वैल्यू हमारा उस पर भी निर्भर कर। जैसे मान लेते हैं मरकरी है, उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, क्योंकि मरकरी का घनत्व 13,600 होता है। पानी में उत्प्लावन बल कम होगा कंपैरिजन मरकरी का, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 1,000 होता है। तो आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। दूसरी बात, वस्तु को द्रव में डुबाने पर उस पर लगा बल वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होता है। नहीं मेरे भाई, उसके भार से कम नहीं होता, उसके भार के बराबर होता है। तो एक और डेफिनेशन आप जान लीजिए, ये भी बड़ा काम का चीज है। अगर आपसे उत्प्लावन बल की अगर बात करता है तो इस तरीके से इसको समझते हैं। अगर हम उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो ये विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा? तो जो भी विस्थापित द्रव हमारा होता है उस विस्थापित द्रव का जो भार होता है उसके बराबर होता है। यानी कि जो भी विस्थापित करेगा द्रव, अगर किसी वस्तु को डुबाइएगा, अगर किसी द्रव पदार्थ में पता चलेगा कि वहां का जो द्रव पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है, तो उतना जगह जो खाली हुआ मेरे भाई, वो विस्थापित द्रव जो बाहर निकल गया उसका जो भार होता है वही हमारा उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यहां कह रहा है वस्तु को, किसको? तो वस्तु को कोशिश कीजिए मेरे भाई, ये वस्तु को कह रहा है कि द्रव में डुबाने पर उस पर लगा बल, तो कौन सा बल लगेगा? हम कहेंगे उत्प्लावन बल लगेगा। जो भी बल की बात करेंगे उसको बुयांसी फोर्स कहेंगे। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के हम कहते हैं वस्तु के द्वारा हटाए गए। अब मान लेते हैं मेरे भाई, इस चीज को आप समझिए कि यहां पर एक बर्तन है और इस बर्तन में आप पूरा का पूरा लबालब आप पानी भर दिए हैं, इसमें थोड़ा भी कंकर पत्थर कुछ हो जाएगा तो पानी बाहर निकलने लगेगा। अब बताओ मेरे भाई, किसमें हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर घुसेड़ते हैं, तो जैसे ही इसके अंदर आप घुसेड़ोगे तो इतना पता चलेगा कि इतना जैसे ही पानी में डूबा इतना दूर का पानी विस्थापित हो गया। इसी को ना विस्थापित द्रव कहते हैं, इसी को ना विस्थापित द्रव कहते हैं। आप इसी विस्थापित द्रव को क्या कीजिए, एक जगह जमा कर लीजिए, एक कंटेनर में जमा कर लीजिए और इसी विस्थापित द्रव का भार निकाल लीजिए। तो जितना विस्थापित द्रव का भार होगा उतना ही बुयांसी फोर्स हमारा नीचे से ऊपर की ओर इस पर काम करेगा। नीचे से ऊपर की तरफ इसी पर बुयांसी फोर्स हमारा उतना ही काम करेगा। इसका मतलब मेरे भाई, न कम न ज्यादा, कहेंगे बराबर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कम बोल करके गलत कह दिया, इसका मतलब है मेरे भाई स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है, ये सही नहीं है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला सिर्फ सही है और आपसे पूछा क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, कहेंगे केवल और केवल हमारा 1 सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण किए वो हमारा द्रव और गैस में होता है। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, ठोस में हम कहेंगे चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होता है, लेकिन द्रव और गैस में उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति बैच की जो क्लासेस है आपकी चल रही है, चूंकि नियुक्ति बैच में आपके काफी वेरिएशंस होंगे क्वेश्चंस का, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासेस मेरे भाई एक एक बच्चे के पास होना चाहिए। अगर आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो इस बैच को तो आप जरूर करिएगा, एज ए प्रैक्टिस के रूप में हम बोलेंगे, आपको करना पड़ेगा। चूंकि नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत कुछ चीज से आप पीछे रह जाइएगा। पता चलेगा कि उसमें अलग अलग कंसेप्ट को बताएं। अभी आप डिस्कशन में भाग लेते हैं तो अलग अलग कंसेप्ट आपको नजर आता होगा। इसका मतलब है कि वहां तो कुछ ना कुछ और भी हम आपको अच्छा देंगे। आप वेट कीजिए, आप इंतजार कीजिए, सभी लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और एक से क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगा। तो नियुक्ति बैच में बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम आपको क्लासेस देते हैं और इसमें आपको 4000 प्लस एमसीक्यू कराते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए उस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही मौका है। बार बार मौका तो मिलता नहीं है, लेकिन इस बार मौका है कि आप टीआरई 4 में अपने आप को दिखा देने का कि हमने मेहनत किया तो हम सफलता को खींच करके ले आए। आप बस मेहनत कीजिए और सही तरीके से सही वे में मेहनत कीजिए। जब आपको हर चीज हम बना करके देते हैं तो जाहिर सी बात है उसको तो आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि आपको खोजना पड़ता, आपको क्वेश्चन देखना पड़ता तो एक बात था, लेकिन जब हर चीज मिल रहा है तो इसके लिए थोड़ा भी संकोच होना नहीं चाहिए। एक एक बच्चे को ये सारी क्लासेस आपको किसी भी सूरत में कर लेना चाहिए। उसमें भी हमको लगता है कि आज शायद ऑफर का ही दिन है कि पता नहीं क्या है, आपको ऑफर में मिल जाएगा क्लासेस। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है और आपको सही उत्तर का चयन करना। मेरे भाई इस बात को बताइए कि हम लोग लाइट वेव की बात करते हैं या प्रकाश तरंग की बात करते हैं। हमने हजारों बार आपके सामने में बोला होगा कि जो प्रकाश तरंग हमारा होता है, ये प्रकाश तरंग हमारा क्या है?
सूरज की जो प्रकाश होती है वो प्रकाश तरंग होती है। सूरज की जो प्रकाश होती है उसको प्रकाश तरंग, या फिर हम कहेंगे जो भी प्रकाश तरंग हमारा होता है जिसको हम लोग यहाँ पर विजिबल रे के नाम से, हम लोग प्रकाश तरंग को हम लोग विजिबल रे के नाम से जानते हैं। ये कैसा है तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा विजिबल रे होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में विजिबल रे को बोला जाता है। जो प्रकाश तरंग है ये हमारा विजिबल रे होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे भाई पदार्थ को देखने में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रकाश तरंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है ए का तो हम कहेंगे यहां पर जो मैचिंग हमारा होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो कहेंगे यहां पर प्रकाश तरंग, परावैगनी किरण, एक्स किरण की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंग की बात करते हैं। इसमें मिलान करना और मिलान करके आपको आंसर करना है। एक बार जल्दी से मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके आप बता दीजिए। आप कहेंगे सीधा सीधा कि जो हमारा प्रकाश तरंग हमारा होगा वो किसके लिए, देखने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये विजिबल रे के लिए इस्तेमाल होगा कि किसी भी पदार्थ को देखने के लिए। पदार्थ का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। अगर परावैगनी किरण की बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, ये जो परावैगनी किरण होता है इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, कैंसर नेत्र शल्य में। तो परावैगनी किरण का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, जो आई का सर्जरी किया जाता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बी का 3 हो गया। मेरे भाई एक बात याद रखना कि एक्सरे की हम बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम गामा रे की बात कर लेते हैं, समझना गौर से, एक्सरे की बात कर लेते हैं, गामा रे की बात करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बीम की अगर हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो डेड सेल को खत्म करने के लिए। किसका, कहां पर, तो डेड सेल को खत्म करने के लिए, डेड सेल को मेरे भाई मारने के लिए, डेड सेल को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं वेव का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम गामा का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें भी हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें भी बहुत अधिक एनर्जी होता है, जिससे हम डेड सेल को खत्म करते हैं। इसलिए कैंसर वगैरह के इलाज में देखिएगा जो भी डेड सेल होता है उसको खत्म किया जाता है इन्हीं वेव का इस्तेमाल करके। तो अगर हम यहां पर एक्स किरण कहेंगे वो भी चलेगा। गामा की अगर आपको इन तीनों में प्रायोरिटी देना होगा तो आप गामा को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन गामा के अलावा आप एक्स किरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैंसर के इलाज के लिए अगर हमारा होगा तो कहेंगे सी का हमारा यहां पर 1 हो जाएगा। और मेरे भाई बचा कौन, तो कहेंगे बचा हमारा यहां पर डी, तो कहेंगे डी के लिए हमारा 2 हो जाएगा। इसका मतलब माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम वाहन की गति को ज्ञात करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया था उस क्वेश्चन के आंसर्स आपके यहां पर मिल गए, और आप मिला करके कहेंगे 4 3 1 2 राइट आंसर्स, और 4 3 1 2 राइट आंसर्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कई बार आपको बता चुके हैं और एक एक बच्चे को पता होगा कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाहित अगर नहीं होती है तो मेरे में विद्युत धारा का प्रवाह कब नहीं होगा, जब समान विभव होगा तब नहीं होगा, क्योंकि विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाह होता है, समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये कई बार बता चुके हैं इसलिए इस बार नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए और आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट है। मेरे भाई दृष्टि भ्रम की बात करता है। दृष्टि भ्रम नाम से पता चलता है दिखता कुछ है होता कुछ है, दिखता कुछ है और होता कुछ है, उसी को दृष्टि भ्रम कहते हैं। इसका मतलब वास्तविकता कुछ अलग होता है। अगर कभी भी आपसे दृष्टि भ्रम की अगर बात कही जाती है तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जो दृष्टि भ्रम हमारा होता है ये हमारा वास्तविकता होता कुछ है और दिखता कुछ है। इस बात को आप ध्यान रखना, यानी कि वास्तविकता से अलग आपको दिखता है। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिए, इसका मीनिंग यही होता है कि आपको वास्तविकता से अलग दिखाई देता है। अगर वास्तविकता से अलग अगर दिखाई देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम दृष्टि भ्रम कहते हैं। वास्तविकता से अलग दिखाई देना ही हमारा क्या होता है, हम कहेंगे ये दृष्टि भ्रम होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखते होंगे मेरे भाई, आपको क्या कहा जाता है, आप क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि तारा टिमटिमाता है, जबकि तारा टिमटिमाता ही नहीं है। तारा टिमटिमाता नहीं है। तारा क्या होता है कि वायुमंडल में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन तारा कभी टिमटिमाता है ही नहीं। तो हम लोग कहते हैं मेरे भाई तारा का टिमटिमाना जो कि एक दृष्टि भ्रम है, और हम कहते हैं कि वो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि तारा का जो टिमटिमाना है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तारा का जो टिमटिमाना है ये दृष्टि भ्रम हमारा होता है, जबकि तारा कभी टिमटिमाता है ही नहीं। ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप देखिएगा सूरज जो हमारा होता है कभी छोटा दिखाई देगा कभी बड़ा दिखाई देगा,
तो मेरे भाई वो दृष्टि भ्रम है, वो तो एक ही साइज का होता है, कभी छोटा कभी बड़ा। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए मेरे भाई, वो भी हमारे वातावरण के इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। इसीलिए हम कहते हैं साइज ऑफ, हम सन की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर साइज ऑफ सन की बात करते हैं। तो ये भी हमारा दृष्टि भ्रम होता है कि कभी छोटा कभी बड़ा। जैसे मान लेते हैं कि कभी सूर्यास्त होता है, देखिएगा बहुत बड़ा हमारा बन जाता है, सूर्योदय होगा तो बहुत बड़ा दिखेगा, पता चलेगा कि ऊपर जब गया तो छोटा बन जाता है। इसका मतलब वो एक दृष्टि भ्रम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को तो हम कहते हैं वास्तविकता से अलग दिखाई देता है, लेकिन वो किसके कारण होता है, तो मोस्टली प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको ऐसा दिखाई देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों तो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, जो कि दृष्टि भ्रम का कारण बन जाता है। आगे चलते मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके और सूर्य का जो रंग होता है, हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना कि सूर्य का जो रंग हमारा होता है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य का जो रंग हमारा होता है, सूर्य का रंग देखिएगा आपको पूरा लालो दिखेगा, कभी देखना थोड़ा सा आपको व्हाइट दिखेगा पूरा, कभी देखना येलो जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब मेरे भाई उसमें भी कलर में परिवर्तन आता है, वो आपके भ्रम है। जबकि सूर्य का एक ही प्रकाश होता है जो कि व्हाइट लाइट ऑफ सोर्स होता है, लेकिन उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो मेरे भाई वो भी हमारा यहां पर हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप कहेंगे यहां पर ट्विंकलिंग, सूर्य का गोधूली से सूर्य का अमाप। ये कहने का मतलब यही कहना चाह रहा है कि सूर्य का जो साइज है उसकी बात कर रहा है, सन साइज की बात करते हैं मेरे भाई। सन साइज ऑफ सन तो हम कंसीडर किए हैं, इसका मतलब सन साइज की बात करेगा तो ये भी हम कहेंगे। अगर सूर्य के रंग की बात करेगा तो ये भी हमारा हो जाएगा। अगर चंद्रमा का दिखाई देना मेरे भाई, उष्ण काल में चंद्रमा का तो अपना खुद का प्रकाश होता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हमारा ऐसा नहीं होता है। आकाश में तारा का टिमटिमाना, तारा का अपना प्रकाश होता है, तारा का टिमटिमाना ये भी मेरे भाई दृष्टि भ्रम है, जबकि टिमटिमाता है नहीं। उसके बाद हमारा आता है आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। मेरे भाई आकाश में अगर ध्रुव तारा दिखता है तो वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन में दिखता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीज हमारा हो गया। तो हम कहेंगे यहां पर जो दृष्टि भ्रम की कहानी है, 1, 2 और 4 हमारा दृष्टि भ्रम है, ये हमारा दृष्टि भ्रम हमारा नहीं होता है। ध्रुव तारा का दिखना दृष्टि भ्रम हमारा नहीं है। तो हम कहते हैं मेरे पास वास्तविकता से जो अलग दिखाई देता है वही दृष्टि भ्रम होता है। तो कहेंगे यहां पर दृष्टि भ्रम नहीं है, दृष्टि भ्रम हमें यहां पर होता है। 1, 2, 4 के साथ जाएंगे और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, कितनी बार हम आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अगर निकट दृष्टि दोष पर अगर किसी को क्वेश्चन ना बने तो समझ लो लानत है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है मेरे भाई कि आपको ध्यान रखना किसी भी सूरत में कि नजदीक की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। आपको नजदीक की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। जब दूर की नहीं दिखती है तो आपको उपचार कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपके चश्मा बना देता है, और डॉक्टर जो चश्मा बनाएगा तो दूर की वस्तु को देखने के लिए जुगाड़ करेगा। इसका मतलब प्रकाश को फैलाने वाला, प्रकाश को दूर ले जाने वाला अवतल लेंस होता है, जो कि आपके चश्मा में लगा करके फिट कर देगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, प्रकाश को अगर दूर लेके जाता है कोई तो वो अवतल लेंस होगा, प्रकाश को कोई अगर नजदीक लाता है तो उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बिल्कुल नहीं देख पाएगा मेरे भाई, दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके सामने बनता है, यानी कि उसके पहले बन जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर पीछे बनता तो उसको दूर दृष्टि दोष नहीं है, हम कहते हैं उसको निकट नहीं, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद अगर हम उसका उपचार अगर करना चाहते हैं निकट दृष्टि दोष का, तो अवतल लेंस लगा करके हम इसका उपचार करते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर हमारे राइट हैं, और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर 1, 2, 3, हम तीनों के साथ जाएंगे और आंसर करेंगे सी, हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम हमारा किस सिद्धांत में काम करता है? बताइए कितनी बार बताया है। हमारा जो एटम बम होता है वो हमारा एटम बम की बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस की बात करते हैं, अनियंत्रित हमारा क्या होगा कहेंगे हम लोग, विखंडन प्रतिक्रिया पर हमारा हम कहेंगे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है। अनकंट्रोल्ड हमारा होना चाहिए। जब भी मेरे भाई एटम बम की बात करता है, जब कभी भी आपसे एटम बम की बात करता है तो एक लाइन में जान लीजिए ये हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारा होता है। इसमें कैसा रिएक्शन होता है कहेंगे, इसमें हमारा अनकंट्रोल्ड होता है, जो कि इसमें हाथ में नहीं है। अनकंट्रोल्ड हमारा चेन रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो हमारा होता ही होता है, साथ ही साथ मेरे भाई इस प्रिंसिपल
प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये जिस सिद्धांत पे हमारा काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं यहां पर नाभिकीय विखंडन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको हम लोग एटम बम के नाम से जानते हैं। यानी मेरे भाई सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। नाभिकीय संलयन, हमारा हाइड्रोजन हमारे नाभिकीय संलयन पे काम करता है, याद रखिएगा, एटम बम नहीं। आगे चलते हैं। अगला है कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी परत, मेरे भाई सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का 3 गो परत हम लोग जानते हैं, कोर, मेंटल और हमारा क्रस्ट होता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। कि सतह से सतह में गहराई में गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। मेरे भूकंप जब आता है तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप आपको फील होता है। इसका मतलब है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसको भूपर्टी का नाम हम जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और कोर हमारा सबसे इनर मोस्ट पार्ट, मिडिल में हमारा होता है मेंटल और सबसे ऊपर में हमारा क्रस्ट होता है। अल्फा कण 2 धनावेश हैं मेरे भाई, अल्फा पार्टिकल्स की बात कही गई है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हमारा होता है, ये अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये एक एक बच्चे को पता होगा ये कैसा होता है, कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। ये कैसा है, तो कहेंगे अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब कहता है अल्फा कण के 2 धन आवेश, कितने धन आवेश की बात करेंगे तो 2 धन आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा मेरे भाई, 2 धन आवेश कहने का मतलब है उसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 2 धन आवेश मतलब प्रोटोन की संख्या। इसका मतलब मेरे भाई प्रोटोन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे 2 होगा। अगर प्रोटोन की संख्या अगर 2 होगी तो मेरे भाई यही हमारा परमाणु संख्या भी होगा, यही हमारा परमाणु संख्या भी होगा। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाद हमारा क्या होता है, हीलियम होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। तो मेरे भाई वह परमाणु संख्या वाला एलिमेंट जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है, क्या वो हमारा हीलियम होगा? बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम कहेंगे मेरे भाई यहां पर हीलियम के एक परमाणु की बात करते इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। और इस तरीके से आप कहेंगे कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है मेरे हाइपो सॉल्यूशन की बात कर दिया। याद रखना हाइपो सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, तो हाइपो नाम बहुत फेमस है। हाइपो सॉल्यूशन जो हमारा यूज होता है वो फोटोग्राफिक फिक्सर की बात करते हैं, जो कि सोडियम थायोसल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर स्मॉग की बात कही है, धुआं स्मॉग की बात कही गई है। एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारा स्मॉग होता है ना, ये स्मॉग जो हमारा होता है हमारे लंग्स डिजीज का कारण होता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये स्मॉग कोई अच्छा चीज नहीं है, खराब चीज होता है। और ये कहते हैं एयर पोल्यूशन का कारण होता है। अगर हम स्मॉग की अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा क्लासिकल स्मॉग किसको कहते हैं। क्लासिकल स्मॉग हम लोग लंदन स्मॉग को क्लासिकल स्मॉग के नाम से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा। लेकिन जब भी स्मॉग हमारा बनता है तो याद रखना स्मॉग हमारा किससे बनता है, तो धुआं और साथ में हम कहते हैं स्मॉग प्लस फॉग से बनता है। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई फॉग कब बनता है, तो फॉग गर्मी में थोड़ी फॉग बनता है। फॉग कब बनता है, कहेंगे फॉग जो बनता है वो हमारा, हम लोग इसी समय की बात करते हैं जब हमारा ठंड का समय होता है तो फॉग बनता है। और स्मॉग तो आप जानते हैं मेरे भाई इतना सारा इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, और इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है तो धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। और मेरे भाई इस बात को आप समझिए, जहां कहीं भी इंडस्ट्रियल हमारा वर्कशॉप वगैरह होता है, जहां पे इंडस्ट्री होता है ना, वहां पर इसके बनने की संभावना ज्यादा होती है और लोगों को लंग्स डिजीज होता है। होता क्या, तो वहां पर क्या होता है, कहेंगे स्मॉग निकलता है इंडस्ट्री से। और बाहर में क्या होगा, तो बाहर में कुहासा रहता है, बाहर में आपको फॉग रहता है। और जब दोनों आपस में कंबाइंड होता है, हम लोग जानते हैं हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और वह किसका निर्माण करता है, स्मॉग का निर्माण करता है। और स्मॉग जो हमारे लिए होता है वो लंग्स डिजीज के कारण बनता है, वो कोई अच्छा चीज नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए स्मॉग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग प्लस फॉग। तो मेरे भाई ये हमारा किससे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से इसका निर्माण होता है। तो इसमें धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण हमारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। गैसोहॉल मिथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को कहते हैं गैसोहॉल के नाम से। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए काम का चीज है, ये क्वेश्चन बड़ा काम का है। इस क्वेश्चन का आंसर जो करेगा मेरे तरफ से, तुम जो कहोगे वो हम वही देंगे तुमको, लेकिन आंसर बहुत क्लियरिटी के साथ हमको समझ में आना चाहिए।
रीमा जी कह रहे हैं कि सर कितने का बैच मिलेगा? बैच आपको नियुक्ति बैच अगर लेना है आज के दिन 20% आपको ऑफ मिल रहा होगा। यूज कीजिएगा रिपब्लिक 26 कूपन कोड, आपको आज तक के लिए रात में 12 बजे तक वैलिड है। हमारा जो भी साइंस का बैच चाहिए, थ्योरी बैच चाहिए, अखंड ज्योति बैच मिलेगा, इंजेक्शन बैच मिलेगा, ये दोनों बैच मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यू का बैच चाहिए तो आपको नियुक्ति बैच मिलेगा, और सब पर 20% का डिस्काउंट आज रात भर के लिए है। अगर किसी को करना होगा तो 12 रात तक में वो बैच तुम परचेज करोगे। लेकिन रिपब्लिक तुमको 26 इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, रिपब्लिक 26 कैपिटल लेटर में, तब जाकर के 20% का तुम्हारा ऑफ होगा, उसमें कूपन कोड लगेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदर्श गैस की तुलना में, सबसे पहले मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, घेरते हैं। एक आदर्श गैस की तुलना में बोला गया, समझना गौर से। कहता है कि एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस घेरती क्या घेरती है, यह आपको बताना। एक बात बताइए मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने में आदर्श गैस की बात आती है, जब कभी भी हमारे सामने में आदर्श गैस की बात आती है, इसके कंडीशन क्या है, इसके शर्त क्या है, तो वो शर्त आपको पता होना चाहिए। निम्न दाब और उच्च ताप की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? निम्न दाब और उच्च ताप की हम बात करते हैं। ये बात तो मेरे भाई एक एक बच्चे को पता होगा कि निम्न दाब और उच्च ताप पर कोई भी गैस हमारा आदर्श गैस होता है। ये कंडीशन है और ये कंडीशन मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया मानती है, आपको भी मानना पड़ेगा। ये कंडीशंस है। क्या इसमें कम आयतन होगा, क्या इसमें अधिक आयतन होगा, क्या इसमें समान आयतन होगा, ऐसे नहीं बोलने से चलेगा मेरे भाई। एक बात बताओ, अगर हम आदर्श गैस के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, बताओ ये कंडीशन समझ में आ गया? क्या ये नहीं पता है कि पीवी इक्वल टू हमारा, यहां पर पीवी इक्वल टू हमारा एनआरटी होता है? क्या ये नहीं पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है? बिल्कुल पता होगा आपको मेरे भाई। एक बात बताइए, पीवी इक्वल टू अगर हमारा एनआरटी होता है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर पी वी इक्वल टू, अगर एनआरटी हमारा होता है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी वी इक्वल टू अगर हमारा यहां पर एनआरटी है तो क्या इसको हम भी इक्वल टू यहां पर एनआरटी अपॉन में पी लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम वॉल्यूम के केस में आंसर करने जा रहे हैं, इसलिए हम आयतन को अलग कर लिए। लेकिन ये एनआरटी अपॉन में पी हमारा क्या है? तो ये एनआरटी अपॉन में पी हमारा आइडियल गैस का वॉल्यूम है। ये किसका है? तो मेरे भाई आइडियल गैस, आदर्श गैस का ये हमारा वॉल्यूम है, एनआरटी अपन में पी। एक बात बताइए मेरे भाई, कंपैरिजन करना है हम लोगों को, तो हम अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, जब कभी भी वास्तविक गैस की बात आती है तो वेंडरवाल इक्वेशंस को आप याद कीजिए, और P प्लस ए बाय वी स्क्वायर और भी माइनस बी इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं, तो एनआरटी मान लीजिए। इसको आप एन के टर्म में, चूंकि हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स इसमें कंसीडर किए हैं, तो आप इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरे भाई इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दाब में दाब को जोड़ सकते हैं, दाब में ही दाब को घटा सकते हैं। इसका मतलब ये अगर दाब होगा तो ये भी दाब होगा। लिखने का तरीका ये होता है, समझने का तरीका ये होता है। अगर ये आयतन है तो ये भी आयतन होगा, इसका मतलब बी भी आयतन है, क्योंकि आयतन में से ही आयतन घट सकता है और आयतन में ही आयतन जोड़ता है, ये कंसेप्ट होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, नंबर में नंबर को जोड़ सकते हैं, नंबर में से नंबर को घटा सकते हैं, आयतन में आयतन को जोड़ सकते हैं, आयतन में से आयतन को घटा सकते हैं, दाब में दाब को जोड़ सकते हैं और दाब में दाब को घटा सकते हैं। ये कटु सत्य है, इस बात को आप मान लीजिए। वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सत्य है जो हम आपको कह रहे हैं। इसका मतलब अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रेशर होगा। क्या मेरे भाई इसको हम ऐसा कर सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा मान सकते हैं? ये पूरा को हम प्रेशर कह दिए और यहां पर हम कहेंगे भी माइनस बी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा वॉल्यूम है। क्योंकि हम वॉल्यूम में वॉल्यूम को घटा सकते हैं, इसका मतलब भी माइनस बी पूरा का पूरा वॉल्यूम है, या भी वॉल्यूम है और बी भी हमारा वॉल्यूम है। क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम को जोड़ सकते हैं और वॉल्यूम में वॉल्यूम को ही घटा सकते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये हमारा एनआरटी हमारा हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम यहां से कहेंगे, एक और स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, क्या इसको भी माइनस बी इक्वल टू हम लोग एनआरटी अपॉन में पी लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। एनआरटी अपॉन में पी को हम कहते हैं कि आइडियल गैस का ये वॉल्यूम है। क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ये भी माइनस बी इक्वल टू हमारा एनआरटी अपॉन में पी हमारा क्या है, ये आदर्श गैस का हमारा इक्वेशन, आदर्श गैस का हमारा वॉल्यूम है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, ये भी जो हमारा रियल गैस के लिए आ रहा है, क्या इस बी को इधर लेके जा सकते हैं? हम कहेंगे सर ये आइडियल गैस का हमारा वॉल्यूम है और इसमें जब ये बी इधर जाएगा तो बी जुड़ जाएगा। और बी हमारा क्या था, कहेंगे बी हमारा यहां पर आयतन था। इसका मतलब इसमें आयतन जाकर के और जुड़ रहा है, तो ये आयतन जो आपको निकल करके आया रियल गैस का निकल करके आया। बताओ मेरे भाई, इस रियल गैस का जो आयतन होगा, इस रियल गैस का जो आयतन होगा, आइडियल गैस में आपका और भी आयतन जाकर के जुड़ गया बी के रूप में, हम कहेंगे उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी उसका आयतन हमारा अधिक हो जाएगा। उसका आयतन हमारा क्या होगा, तो अधिक हो गया। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर
एक वास्तविक गैस क्या घेरती है, तो ज्यादा आयतन घेरती है, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ गया। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करो। एक को बच्चा लाइक नहीं कर रहा, चलो हम छोड़ देते हैं पढ़ाना ही। तुम लोग सेशन को लाइक नहीं करोगे तो छोड़ देंगे अभी पढ़ाना, ठीक है। अभी तुम लोग सेशन को लाइक नहीं करोगे तो अभी यहीं छोड़ देंगे पढ़ाना। मुझे पता है तुम लोग मेहनत को इज्जत नहीं करते हो, बस क्लास करते हो और कुछ नहीं। आज लगता है यहीं पर छोड़ना पड़ेगा क्लास को। छोड़ दें, बताओ बताओ छोड़ दें। और कहता है कि लाइक कर दिए, वाह वाह रे बच्चा वाह। लाइक करो यार, नहीं बोलेंगे तो नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे। तुम लोग समझ रहे हैं, इतना तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। चलो कोई नहीं, इतना प्यार से इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं और फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते, ये तो एकदम गंदी बात है। बोलना छोड़ देंगे तुम कह दोगे तो। कर दिए सर, क्लास खत्म होने के बाद सब करते हैं। अच्छा, मंगलम भारती है, मंगला क्या नाम है, मंगलम भारती शायद नाम दिख रहा है मुझे, जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम लोग को अब क्या बताएं, तुम लोग कुछ अलग आदमी हो। ये क्या लगा हुआ है भाई, 6 to 8 9 10th करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलता है। शायद ये टेस्ट आपका खत्म होने वाला होगा एप्लीकेशन पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। अगर सिर्फ साइंस चाहिए तो आपको 6 to 8 9 10th के लिए मिल जाएगा। अगर 6 to 8 9 10th के लिए चाहिए तो साइंस अवेलेबल होगा। ये सेट आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका डिस्कशन अभी आप देखते हैं। ये डिस्कशन आपका 41 से 60 तक का है। न्यू टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा। ये 21 से 40 तक का सेशन 2 है, वो सेशन 3। ये आपका पुराना सेट है, ये आपका सेट 3 आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला हुआ आपका है। तो जिस क्वेश्चन का आप डिस्कशन अभी देख रहे हैं उसी का टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। वाह, इमोशनल ब्लैकमेल, क्या बात कर रहे हो, मतलब हम तुमको ब्लैकमेल कर लेंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल है, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करता है, ये बस बोलने का होता है। तुम चतुर बनो, ब्लैकमेल नहीं करेगा कोई। अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, बस भाषण देंगे कि आप मुझे ब्लैकमेल करते हो। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपने आप में लाइए, देखिए कैसे कोई ब्लैकमेल आपको कर लेता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट करके जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है उसको फटाफट करके सॉल्व करिए। कहता है कि मोती के रूप में, मेरे भाई मोती बोले, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे मोती की बात करता है या फिर अगर संगमरमर की बात करता है, ध्यान सुनना, अगर मोती की बात करता है या फिर अगर संगमरमर की अगर बात करता है, याद रखना मेरे भाई, इसी को लाइमस्टोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ही हमारा ये नाम होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देखते हैं, इसी को चूना पत्थर भी हम लोग कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसी को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा लाइमस्टोन भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो मेरे भाई कैल्शियम ऑक्जिलेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और जब कैल्शियम ऑक्जिलेट की बात करते हैं, जिसके कारण पथरी का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से किसका निर्माण होता है, तो कहेंगे पथरी का निर्माण होता है। और CaC2 और O4 हमारा निकल करके आता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो कहेंगे CaC2O4 हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारा है, अगर इस कैल्शियम ऑक्जिलेट की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी का निर्माण करता है। ये पथरी का निर्माण करता है, इस बात को अब ध्यान, ये स्टोन का निर्माण करता है, ये पथरी का निर्माण करता है, इस बात को, ये पथरी का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जानते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट बन गया तो समझ लेना स्टोन का निर्माण हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि पीएच मान अगर शून्य होगा तो ये हमारा, हम कहेंगे प्रबल अम्ल होगा, तो ये अम्लीय होगा। चूंकि मेरे हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कोई अम्ल अगर होता है तो ये H+ के कंसेंट्रेशन को दिखाता है। अगर H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो मेरे भाई अम्लीयता बढ़ जाती है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है।
इसका मतलब है कि H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ जाती है, और जब अम्लीयता बढ़ेगी तो पीएच मान कम हो जाता है। जब अम्लीयता बढ़ेगी तो पीएच मान कम हो जाता है। यानी आप ऐसे चलिए, ज्यादा सही रहेगा, इसको आप उल्टा करके चलिए। अगर H प्लस का मान ज्यादा होगा, H प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन अगर हमारा ज्यादा होगा तो हम कहेंगे अम्लीयता ज्यादा होगा। जब अम्लीयता ज्यादा होगा तो हम कहेंगे पीएच वैल्यू कम होगा। इसका मतलब मेरे भाई पीएच मान तो शून्य तक पहुंच गया। ये तो प्रबल अम्ल को दिखाता है। जिसका भी पीएच मान शून्य होता है ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। ये कैसा अम्ल होगा तो हम इसको प्रबल अम्ल मानते हैं, और इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अम्लीय ही होगा, उदासीन नहीं होगा। अगर उदासीन की बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन के केस में पीएच मान हमारा 7 होता है। और क्षारीय के केस में आपको ध्यान रखना है कि OH माइनस का कंसेंट्रेशन अगर हमारा बढ़ता है, अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो आपको ध्यान रखना कि क्षारीयता बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है, कहेंगे यहां पर क्षारीयता बढ़ती है। और अगर क्षारीयता बढ़ती है तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर जो पीएच मान हमारा होते हैं ये भी हमारे बढ़ जाते हैं। यहां पर पीएच मान हमारा बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर पीएच मान घटता है, यहां पर पीएच मान बढ़ने की बात करते हैं। तो ये तो कई बार आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शराब पीकर वहां, ये तो आपका पुराना क्वेश्चन मेरे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड होता है, उसमें मेंशन होता है। खाने का जो नमक NaCl होता है ये किसका बना होता है? अगर खाने का नमक NaCl बनता है तो अम्ल और क्षार के हम कहते हैं हमारे मिश्रण से होता है। अगर हम प्रबल अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो किससे कराएंगे? तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है ये हमारे प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होना चाहिए। बताइए, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अगर कोई प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार ही काटेगा। अगर कोई प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार कहिएगा तो नहीं काटेगा, तो फिर न्यूट्रल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रबल अम्ल में कोई प्रबल है तो क्षार में भी प्रबल होना चाहिए, तब जाकर के यहां से लवण और जल की प्राप्ति होती है। यहां से लवण मिलता है और जल की प्राप्ति होती है। और जो इक्वेशंस हमारे बन करके आते हैं, इस इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारा होता है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कैसा अभिक्रिया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के मिलने से लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो खाने का नमक जब भी आपको NaCl मिलेगा तो लवण कहने वाला NaCl के बाद जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रबल अम्ल मान लेते हैं हमारा HCl है, और प्रबल क्षार मान लेते हैं हमारा NaOH, और ये दोनों है भी। और ये जब दोनों रिएक्शन करेगा तो यही हमारा NaCl का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे यहां पर हमारा H2O का निर्माण हो जाएगा। मेरे पास इस बात को आप ध्यान रखना इस तरीके से कि ये लवण और जल की प्राप्ति होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के रिएक्शन से। तो हम सीधा कह सकते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का जब रिएक्शन होता है तभी जाकर के हमें NaCl की प्राप्ति होती है। ध्यान रखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए आपको ध्यान रखना कि कौन सा पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जब कभी भी हमारे सामने में अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की अगर बात कर लेता है या बुलेट प्रूफ कोई भी पदार्थ की अगर बात कर लेता है, तो आपको ध्यान रखना कि बुलेट प्रूफ पदार्थ जो हमारा बनता है, जिससे ये बुलेट प्रूफ पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे? इसको हम लोग पॉलीएमाइड पॉलीमर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा पॉलीएमाइड पॉलीमर है। तो बुलेट प्रूफ जो पदार्थ होता है वो किससे बनता है? तो हम सीधा कहेंगे वो हमारा पॉलीएमाइड पॉलीमर है। एक बात याद रखना मेरे भाई कि बुलेट प्रूफ जो पदार्थ हमारा होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं, हम बात करते हैं केवलार का, हम बात करते हैं केवलार का, हम बात करते हैं मेरे भाई नाइलॉन की, हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, ये सब पॉलीएमाइड पॉलीमर है। ये जिस पॉलीमर का हमारा, जिस बहुलक का हमारा होता है, उसको कहते हैं पॉलीएमाइड पॉलीमर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा होता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? बारूद का एक मिश्रण हमारा होता है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं जो बारूद हमारा होता है वो एक मिश्रण हमारा होता है। क्या बालू और TNT का होता है? क्या TNT और चारकोल का होता है? क्या ये आपका क्या ये नाइट्रस सल्फर? इसको मेरे भाई एक बार चेक करिएगा। तो इसको हम चेक करने के लिए आपको छोड़ते हैं। आगे, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे होते हैं वो आपको बताना है। एक बात बताइए, जो अंगूर हम लोग खाते हैं ना, उसमें टार्टरिक एसिड तो होता ही होता है। इसमें और क्या होता है? साइट्रिक एसिड, ये खट्टा भी लगता है। इसका मतलब इसमें साइट्रिक, ध्यान रखेंगे, इसमें साइट्रिक एसिड भी हमारा प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा एसिड होगा? तो कहेंगे इसमें हमारा साइट्रिक एसिड होता है, चूंकि ये खट्टा भी लगता है। तो साइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है,
इसमें टार्टरिक एसिड भी हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, टार्टरिक एसिड भी हमारा इसमें होगा, साइट्रिक एसिड भी हमारा होता है, चूंकि खट्टा भी लगता है। अंगूर की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कौन से होंगे तो हम लोग कहेंगे यहां पर साइट्रिक एसिड हमारा होगा और टार्टरिक एसिड हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर हो गया। तो हम लोग आंसर करेंगे यहां पर कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक हमारा यही होता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा अगर नहीं बोलता तब इसके आंसर ये भी हो सकते थे, इसके आंसर हमारे ये भी हो सकते थे, तब दो दो पॉसिबिलिटी था। लेकिन मेरे भाई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा इन दोनों में उसी के आंसर करेंगे। इसका मतलब है मेरे भाई कि इस आंसर को आप यहां मत चिपकाइए, आप सीधा कहेंगे टार्टरिक एसिड होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग अंगूर खाते हैं ना, इस अंगूर में क्या होता है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें टार्टरिक एसिड होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साथ ही साथ हम कहेंगे इसमें क्या होगा, ये ज्यादा मात्रा में हमारा होता है, और इसके साथ साथ हम कहेंगे इसमें साइट्रिक एसिड भी होता है, इसमें साइट्रिक एसिड भी होता है। साथ ही साथ मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें मेलाटोनिन भी हमारा होता है। क्या होता है कहेंगे, इसमें मेलाटोनिन भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें मेलाटोनिन भी हमारा होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें मेलाटोनिन भी होता है। तो अंगूर में ये सब होता है। अंगूर में मेरे भाई विटामिन के तौर पर अगर देखिएगा, इसमें विटामिन ए वगैरह मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कहानी है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी जो है उसको हम लोग देखते हैं। यहां पर कहता है कि आपको मिलान करना, ये तो क्वेश्चन कई बार आप कर चुके हैं मेरे भाई। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता है, इसको हम लोग CCl4 के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता है। कार्बन मतलब एक कार्बन, टेट्रा मतलब 4, और क्लोरीन मतलब 4 को क्लोरीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और CCl4 हमारा कहां पर यूज होता है, तो अग्निशामक में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, आग बुझाने के लिए करता है, ऐसे समझिए। CCl4 जो केमिकल है, इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो आग बुझाने के लिए करते हैं। एक एक बच्चे को पता होना चाहिए ये हमारा कहां पर, तो कहेंगे आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर आग लगता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वैसा पदार्थ हमारा है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गया तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहां भी आग, जैसा भी आग लग सकता है मेरे भाई, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, ये सब जगह हमारा यूज होता है, जिसको CCl4 के नाम से जानते हैं। तो आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई इसमें से अग्निशामक में इसका इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि डी का हमारा 3 मैच करेगा। अगर डी का अगर हम 3 मैच करा रहे हैं तो ऑप्शन को ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि जो भी फ्रियोन्स हमारे होते हैं, फ्रियोन्स कहने का मतलब हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम फ्रियोन की बात करते हैं, R12 हमारा हो गया, या फिर R अगर हम बोलते हैं यहां पर R22 हमारा हो गया, या फिर अगर हम कहते हैं मेरे भाई यहां पर इस तरीके से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पर फ्रियोन, ये फ्रियोन्स जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे प्रशीतक के रूप में होता है। प्रशीतक कहने का मतलब ये एक रेफ्रिजरेंट से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे क्या है, तो ये हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं इंग्लिश में। अगर इसको हम बोले तो इसको इंग्लिश में कहेंगे जो फ्रियोन्स हमारा होता है, ये हमारा क्या तो कहेंगे रेफ्रिजरेंट्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं ये रेफ्रिजरेंट्स है। और रेफ्रिजरेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रशीतक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा प्रशीतक होता है। और प्रशीतक जो रेफ्रिजरेंट्स होता है, ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। चाहे आप घर में एसी यूज करिए, चाहे आप घर में फ्रिज यूज कीजिए, उसमें भी रेफ्रिजरेटर एक मशीन लगा रहता है नीचे में, उसमें ठंडा करने का जो पदार्थ होता है वो प्रशीतक के रूप में हमारा यही सब यूज होता है। होने के लिए तो बहुत सारा हमारा है, लेकिन ये सब भी हमारा वही पदार्थ होता है जो फ्रियोन्स के कैटेगरी में हमारा आता है। तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया कि जो फ्रियोन्स हमारा हो, जब भी फ्रियोन्स की बात करता है, या R12 या R23 की बात करता है, या R22 की बात करता है, ये समझ लेना कि ये फ्रियोन्स हमारा है। और ये फ्रियोन हमारा किसके लिए होगा, तो प्रशीतक के लिए यूज होगा। ये पता चल गया मेरे भाई कि ए का हमारा 2 ही मैच करेगा, और ए का 2 और डी का 3 हो गया। अब टेट्राइथाइल लेड हम लोग कहां पर यूज करते हैं, ये जो टेट्राइथाइल लेड होता है हम लोग जानते हैं कि मेरे भाई ये आपको टेट्राइथाइल लेड जो हम लोग यूज करते हैं, ये पेट्रोल वगैरह में यूज करते हैं नोकिंग को कम करने के लिए। इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो याद रखना मेरे भाई कि जो पेट्रोल इंजन वगैरह होता है, उस पेट्रोल इंजन में नोकिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नोकिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नोकिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नोकिंग को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर टेट्राइथाइलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में हमारा होता है। ये टेट्राइथाइलेट को अगर कोई बोले कि एंटी नोकिंग एजेंट होता तो उसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, कहेंगे एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में काम करता, ध्यान रखेंगे। ये एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में काम करता है, के रूप में काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके रूप में काम करता है। इसका मतलब ये एक एंटी नोकिंग एजेंट है, जो कि वाइब्रेशन ओवर
नोकिंग क्या होता है कि किसी भी इंजन में अगर नोकिंग हो गया तो उसमें वाइब्रेशन कंपन आ जाता है, उसको कम करने के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब बी का हमारा क्या मैच करेगा, तो कहेंगे बी का हमारा 1 मैच करेगा। बचा क्या मेरे भाई, तो 2 1 3 हो ही गया तो 4 बच गया। इसका मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मेरे भाई बेंजीन जो होता है हमारा टॉक्सिक होता है, ये हमारा कैसा होता है कि वैसिला विशाला होता है। तो बेंजीन जो हमारा होता है ये हेक्साक्लोराइड अगर कहते हैं ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड हमारा होगा। इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर सी का 4। तो 2 1 4 जो 2 1 4 3 हमारा मिलान होना चाहिए। 2 1 4 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर ए। आगे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किसने प्रस्तुत किया था, मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जीव जंतु को 5 भागों में अगर बांटा था तो वो आर.एच. विटेकर साहब थे। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, जीव जंतु को 5 भागों में बांटा था, उसको हम लोग क्या था, आर.एच. विटेकर। और विटेकर ने जीव जंतु को 5 भागों में बांटा था, जिसमें हम लोग मोनेरा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, एनिमिलिया की बात करते हैं, फंगी की बात करते हैं, प्लांटी की बात करते हैं। प्लांटी में पूरे प्लांट, एनिमिलिया में पूरे एनिमल्स, फंगी में पूरे फंगी। और मेरे भाई मोनेरा की अगर बात करते हैं एक कोशिकीय जीव हमारा होता है। और मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं या मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा वो हमारे कैसे होते हैं, तो कहेंगे उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, तो कहेंगे प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं उसमें यूग्लिना सब हमारा आता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह हमारा आता है, जो कि एक कोशिकीय जीव हमारा होता है, वो हमारा प्रोटिस्टा में आता है। तो विटेकर ने जीवों का क्लासिफिकेशन, जीव जंतु का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया था, तो 5 भागों में किया था मेरे भाई, जीव जंतु को बांटा था। आर.एच. विटेकर की बात करते हैं, वही जो नाम अभी पढ़े हैं वही आपको ध्यान रखना। कार्लस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का आंसर आपके निकल करके आए मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर फेरोमोन्स की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, तो आपको ध्यान रखना यहां पर फेरोमोन्स की बात कही गई है। अगर हम यहां पर फेरोमोन्स की बात करते हैं तो मेरे भाई ये एक केमिकल पदार्थ होता है। फेरोमोन्स हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा केमिकल, ध्यान रखें केमिकल पदार्थ है। फेरोमोन्स हमारा क्या, तो कहेंगे हमारा केमिकल पदार्थ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फेरोमोन्स हमारा क्या, तो कहेंगे एक प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है जो कहां से सिक्रेट करता है, तो जो हमारे हम सीधा कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड से, जो हमारा बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वहां से ये सिक्रेट करता है। ध्यान रखना फेरोमोन्स जो पदार्थ होता है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि से सिक्रेट करता है। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहां से, तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि से सिक्रेट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि से सिक्रेट करता है, स्रावित करता है, ये बात को ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई जो फेरोमोन्स हमारा होता है ना, ये फेरोमोन्स हमारा क्या करता है, तो कहेंगे एक केमिकल पदार्थ को बाहर निकलता है। और वह केमिकल पदार्थ क्या करता है, जो चींटी वगैरह होता है, जो भी इंसेक्ट हमारे होते हैं, जो भी कीट के श्रेणी में आता है, उन कीट के श्रेणी में क्या करता है, तो एक दूसरे में मेरे भाई वो क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो फेरोमोन्स क्या करता है, इंसेक्ट के बीच क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिशन करता है। ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं ये केमिकल्स पदार्थ हमारा छोड़ता और वो क्या करता, फिर सिग्नल ट्रांसमिट करता और दूसरे को ये पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है या क्या बोलना चाह रहा है। तो आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई यहां पर ये कंट्रोल करता है, और सीधे सी बात है मेरे भाई यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अगला कीट जो है हमारा वो क्या कहना चाह रहा है, यानी कहने का मतलब उसकी भाषा को वो समझ पाता है। ये वो केमिकल है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से सिक्रेट करता है। जनरली ये कीट ही हमारा सिक्रेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें, तो हम कहेंगे इंसेक्ट में, जिसको हम कीट कहते हैं। ये आप केमिकल पदार्थ हमारा छोड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि इसी केमिकल पदार्थ के जरिए एक कीट दूसरे कीट की भावनाओं को समझ पाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, इसी को फेरोमोन्स कहा जाता है। लेकिन फेरोमोन्स को यहां पर कंट्रोल कौन करता है, तो इस फेरोमोन्स को मेरे भाई कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, तो याद रखना इसको अगर कोई कंट्रोल अगर करता है तो हमारा कौन करता है, तो कहेंगे हमारा हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो याद रखना ये हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, भ्रूण किसमें मिलता है मेरे भाई, भ्रूण का जो विकास, भ्रूण की अगर हम बात करते हैं तो जो भ्रूण मिलता है वो बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें मिलता है, कहेंगे भ्रूण जो होगा वो हमारा बीज में मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किसी का बीज होता देखिएगा उसी से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे भ्रूण हमें मिलता है। तो मेरे भाई कहेंगे भ्रूण हमारा किसमें मिलता है, कहेंगे भ्रूण हमारा बीज में मिलता है। एक लाइन में कहानी सिंपल। आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित उपस्थिति का आवश्यक नहीं होना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी नहीं होता है। तो जब कभी प्रकाश संश्लेषण की बात आती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करोगे। अगर प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए ही चाहिए, हमें पानी की मात्रा चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हर पेड़ पौधे में होता है, उसमें पानी की मात्रा पहले से होता है। दूसरी बात हमको क्या चाहिए, तो हमको सनलाइट चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए।
और तब जाकर के हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा, तब C6H12O6 का निर्माण होगा, 6O2 हमारा ऑक्सीजन बाहर होगा और 6H2O की बात करते हैं ये भी हमारा वाष्प सर्जित होगा। बैलेंस करना होगा तो 6 कार्बन यहां और 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी था, तो ये कम से कम मेरे भाई 3 चीज का जरूरत था, तब ये हमारा बन करके आया है। इसको हम लोग कहते हैं अवकारक और ये हमारा उत्पाद होता है। तो इतना तीनों चीज की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी मेरे भाई होता है, हमें किसकी जरूरत होती है, तो हम कहेंगे इसके अलावा भी हमारा क्लोरोफिल होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल यहां पर होता है। अगर क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश को क्या करके और आसानी से क्या करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस करा देता है। तो किसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। ऑक्सीजन थोड़ी जरूरी होता है, ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। श्वसन की क्रिया के लिए जरूरत हमारा है। निम्नलिखित कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन हमारा होता है, मेरे भाई बात बताइए। थायरोक्सिन तो हार्मोन नहीं होगा, एनिमल हार्मोन है। इंसुलिन हमारा एनिमल हार्मोन है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन हमारा प्लांट हार्मोन होता है, और जो साइटोकाइनिन हमारा है ये हमारा क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। प्लांट के अंदर क्या करेगा, तो ये हमारा कोशिका विभाजन करता है, और अगर कोशिका विभाजन हुआ तो नए नए पत्तियां आने लगते हैं। उसमें क्या होगा, तो प्लांट में नए नए जो पत्तियां हैं, नए नए पत्ती जो होते हैं मेरे भाई, नए नए पत्तियां की बात करते हैं तो नए नए पत्तियां आने लगती है, इसमें ध्यान रखना। नए नए पत्तियां आने लगती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कोशिका विभाजन हुआ तो नई नई पत्तियां आती है, और जब नए नए पत्तियां आती है तो प्लांट ग्रोथ होता है। तब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारा प्लांट ग्रोथ होता है। तब अगर की बात करते तो हमारा क्या बात, प्लांट ग्रोथ होता है। एक लाइन में कहानी सुन लीजिए, ठीक है। ये मेरे भाई काम का चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा और किसी भी सूरत में। साउंड सही नहीं, एक बार चेक करिए तो हो। हेलो 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 फोन में चेक करिए तो एक बार, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो साइटोकाइनिन हमारा क्या, तो प्लांट हार्मोन है। वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, ऑक्सिन भी प्लांट हार्मोन होता है, जिब्रेलिन भी प्लांट हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है, इथिलीन भी प्लांट हार्मोन होता है, और हम कहेंगे एब्सिसिक एसिड भी प्लांट हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड नाम से लग रहा है कि एसिड है, लेकिन वो है हार्मोन, इस बात को याद रखिएगा। इथिलीन हमारा जो एक ऐसा हार्मोन होता है, प्लांट के अंदर मेरे 5 हार्मोन मैंने आपको काउंट कर पाया, लेकिन 5 में से अगर कोई गैसेस अवस्था में होता है तो हमारा वो इथिलीन हार्मोन होता है, जो कि गैसेस अवस्था में पाया जाता है। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सारथी बैच मेरे पे विकास सर का है, ये आपका कॉमन पेपर के लिए बैच आपको मिलता है। अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, तो कॉमन पेपर आपको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह जरूरत पड़ेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो 32 क्वेश्चन आपका, 32 नहीं 24 क्वेश्चन आपको कॉमन पेपर से यहीं से मिलेगा, जिसमें आपको विकास सर के द्वारा यह तैयारी आपको कराया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके अहम होता है। ये आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और वहां से आप इसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर आपको करा देंगे, और ये आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सारथी बैच शायद नाम। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं मेरे भाई, कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, तो एक प्रकार का फैट है, याद रखना। ये हमारा क्या तो कहेंगे, एक प्रकार का हमारा, ये एक प्रकार का हमारा क्या तो कहेंगे, हमारा वसा यानी कि फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा एक प्रकार का क्या तो कहेंगे, यहां पर फैट होता है। अब मेरे पास ध्यान रखना, पर्णहरित प्रकार, क्लोरोफिल का कोई मतलब नहीं है, क्लोरोफॉर्म की कोई बात नहीं है मेरे पास, क्लोरोफॉर्म कंपाउंड नहीं है। जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल की बात करते हैं मेरे भाई, ये सही हमारा है। जो फैटी एसिड हमारा होता है हम उसकी बात करते हैं। जंतु वसा में उपस्थित जो वसीय अल्कोहल होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, एक प्रकार का फैट होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर मेरे भाई, पित्ताशय में आप कहते हैं ना कि किसी के गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया, आप नाम सुने होंगे मेरे भाई कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त रस जमा होता है उसको हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। ये हमारा पित्ताशय, इस बात को आप एक एक बच्चा जानते होंगे। तो मेरे भाई जो पित्ताशय है इसी में पित्त रस जमा होता है, इसी में क्या जमा होता है, बाइल जूस जमा होता है, इसी में बाइल जूस जमा होता है। ये बात आपको पता होगा, बाइल जूस हमारा अगर जमा होता तो कहां पर, तो गोल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। लेकिन अगर किसी को मेरे भाई गोल ब्लैडर में अगर पथरी अगर हो गया, अगर किसी को गोल ब्लैडर में पथरी हो गया, पथरी का मतलब होता है स्टोन की हम बात करते हैं। ये जो स्टोन हमारा होता है, पथरी होता है, यही कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ध्यान रखेंगे। यही हमारा क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट की हम बात करते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, CaC2O4 हमारा
होता है। और याद रखेंगे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारा पथरी होता है ये हमारा व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है। ये पथरी कैसा होता है तो व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है। ये कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है, ये क्रिस्टल के रूप में हमारा होता है, जो कि इसी से मेरे भाई बेचैनी आपको लगातार दर्द होता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण दर्द होता है। तो इसीलिए कहता है मेरे भाई कि अगर आपको पथरी से बचना है तो आपको पालक कम खाना है, टमाटर कम खाना, खास करके टमाटर का बीज जो आप खाते हैं ना तो उससे तो बहुत ज्यादा पथरी बनता है। इसलिए टमाटर के बीज से पथरी ज्यादातर बनता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होगा, उसको भी नहीं खाना है आपको। पालक भी नहीं खाना, चूंकि क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछी है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन अगर आंसर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, प्रोटीन का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट। हाँ हम लोग समझते हैं जब गॉल ब्लैडर में मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो हमारा होता है निम्नलिखित में से किसका पाचन को प्रभावित करता है। एक बात बताइए मेरे भाई कि पित्ताशय में क्या जमा होगा तो बाइल जूस, और बाइल जूस की हम बात करते हैं तो ये बाइल जूस क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। ये वसा का पाइसीकरण में ये क्या करता है, ये वसा का पाइसीकरण करता है। ध्यान रखना ये किसका पाइसीकरण तो कहेंगे वसा का पाइसीकरण करता, ये बात आपको ध्यान रखना। और वसा का पाइसीकरण कहने का मतलब ये हो गया कि बड़ी बड़ी वसा को छोटी छोटी वसा में क्या करता है। फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन करवा दीजिए सर, करवा देंगे, काहे परेशान कर रहे हो। हम तुम्हारा कमेंट सेक्शन में कमेंट को देख ली, इसलिए बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, समय मिलेगा तो करवा देंगे। वसा का पाइसीकरण करता, समझना कितना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा है। हमारे गॉल ब्लैडर में हम पित्ताशय जिसको कहते हैं उसमें पित्त रस जमा, उसको बाइल जूस कहते हैं। और बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है वसा का पाइसीकरण करता है, यानी बड़ी बड़ी जो वसा की गोलिका होती है छोटी छोटी वसा में उसको तोड़ देता है, यानी कि वसा के पाचन में उसको हेल्प करता है। इसका मतलब है मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर किसी में ये चीज बन गया, गॉल ब्लैडर में पथरी बन गया, तब तो ये वसा का पाचन करने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन को अगर रिलेट करके आंसर करेंगे तो किसके पाचन को प्रभावित करेगा, तो वसा के पाचन को प्रभावित करेगा, क्योंकि उसमें हमारा बाइल जूस नहीं, हम कहेंगे उसमें पथरी बन गया, पत्थर बन गया, जो कि क्रिस्टल के रूप में होगा। तो ये वसा के पाचन को क्या करता है, यहां पर मेरे भाई प्रभावित करता है। ठीक है, वैसे वसा का अगर पाचन कोई करता है तो हम कहते हैं लाइपेज एंजाइम, लेकिन भाई बाइल जूस जो हमारा है ये लाइपेज एंजाइम के काम को आसान करता है, क्योंकि यही हमारा क्या करता है, बड़ी बड़ी वसा को तोड़ करके छोटी छोटी वसा में परिवर्तित कर देता है, तब हम कहते हैं। तो उसके हिसाब से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, अगर हृदय की बात करता है, हम लोगों की हृदय की बात करता है 4 गोगा, पक्षी वर्ग और मनुष्य की बात करता है। अगर मेरे भाई पक्षी वर्ग की हम बात कर लेते हैं, समझना गौर से, अगर हम पक्षी वर्ग की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर स्तनधारी की बात करते हैं, पक्षी वर्ग और जितने भी स्तनधारी हमारे हैं इन दोनों के लिए अगर आपको हार्ट चैम्बर की अगर बात करता है, इन दोनों में हार्ट चैम्बर कहेगा तो कितने होंगे, तो कहेंगे 4 होगा। सीधी सी बात है, कहानी सिंपल। मछली में 2 हार्ट चैम्बर होता है। आगे चलते हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन आपका सही है। एंजाइम डीएनए गायरेज, मेरे भाई यहां पर डीएनए गायरेज एक एंजाइम्स है। डीएनए गायरेज क्या है तो कहेंगे एक एंजाइम्स है, इसका हम लोग समझते हैं काम। तो मेरे भाई जो डीएनए गायरेज की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए गायरेज, ये डीएनए गायरेज हमारा एक प्रकार का एंजाइम्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डीएनए हमारा गायरेज क्या तो एक प्रकार का एंजाइम्स है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का हमारा एंजाइम्स होता है, ये एक प्रकार का हमारा एंजाइम्स होता है, इसको डीएनए गायरेज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई जो डीएनए गायरेज है ये एक प्रकार का हमारा क्या तो कहेंगे, यहां पर सीधी सी बात है, ये एक प्रकार का हमारा एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग डीएनए गायरेज के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसके आंसर करेंगे तो समझ करके आंसर करेंगे। अब मेरे भाई एक बात बताइए, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा डीएनए का हम लोग कहते हैं यहां पर रेप्लिकेशन की हम बात करते हैं। आपको पता होगा मेरे भाई कि डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं, डीएनए से अगर आरएनए अगर बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं, कि एक बच्चे को पता होगा। और उल्टा भी होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। उल्टा मतलब उसका रिवर्स हमारा हो गया। ठीक है, अगर आरएनए से प्रोटीन का अगर निर्माण होता है तो आपको ध्यान रखना कि आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बात और जान लीजिए, अगर डीएनए से अगर डीएनए बनता है, अगर डीएनए से ही डीएनए अगर बन जाता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से अगर डीएनए बन जाता है इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। यही हमारा रेप्लिकेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब मेरे भाई जब डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है या डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो जो डीएनए
डीएनए होता है उसके क्रोमोसोम आपस में उलझ जाते हैं। जब डीएनए के क्रोमोसोम आपस में उलझ जाते हैं तो यही डीएनए गैरेज एंजाइम क्या करता है, उसको तोड़ करके अलग कर देता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो जितने भी उसमें हमारे धागे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, और फिर सुलझाने के लिए जो एंजाइम्स काम करता है उसी को हम डीएनए गैरेज के नाम से जानते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो एंजाइम डीएनए गैरेज के रूप में हमारा होता है इसकी क्रिया किससे संबंधित होती है, तो कहेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण से होगी। यानी डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान हमारा क्या होगा, कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमारा क्या होगा, कहेंगे डीएनए का जो हम कहेंगे जो धागा होगा वो आपस में उलझ जाता है। यानी कि धागा आपस में क्या होगा, तो कहेंगे यहां धागा आपस में यहां पर उलझ जाता है, और जब धागा आपस में उलझ जाता है तो सुलझाने के लिए ध्यान रखना है, इसी को सुलझाने के लिए क्या करना होता है, तो इसी को यहां पर सुलझाने के लिए आपको ध्यान रखना कि यहां पर सुलझाने के लिए आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हमारा डीएनए गैरेज एंजाइम हमारा काम करता है। यहीं पर डीएनए गैरेज एंजाइम की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर डीएनए गैरेज एंजाइम की हम बात करते हैं। ये डीएनए गैरेज एंजाइम हमारा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कब आता है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आता है। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तब आता है मेरे भाई। लिपिड्स का निर्माण कौन करता है, तो वसा का निर्माण हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वही इसका क्या करता है, तो यहां पर रेटिकुलम की बात करते हैं, वही इसका निर्माण करता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो कहते हैं ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, तो कहेंगे यही हमारा यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम भी करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए वो उसका निर्माण करता है। तो जो मैंने बताया मेरे भाई ये आपके काम का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी में दर्द का उपचार के लिए मेरे भाई कौन सा रे का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दर्द है आपके पैर वगैरह में कहीं मांसपेशी में तो उसका निम्न में से साथ मिलाने से एजोला एक प्रकार का अच्छा उर्वरक हमारा माना जाता है। मेरे भाई जो एजोला हमारा यहाँ एक प्रकार का उर्वरक होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई जो एजोला हमारा होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यानी कि जो नाइट्रोजन हमारे होते हैं उसको नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा करता है। इस वर्ग से आपको ध्यान रखना, ये अच्छा बायो फर्टिलाइजर हमारा माना जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा एजोला जो हमारा होता है ये अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा बायो फर्टिलाइजर हमारा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, तो बायो फर्टिलाइजर के नाम से हम लोग जानते हैं। और बायो फर्टिलाइजर जो हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो जैव उर्वरक कह देते हैं। ये हमारा जैव उर्वरक हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर कहने का मतलब ये एक प्रकार का जैव उर्वरक होता है। और हम लोग जानते हैं एजोला हमारा एक प्रकार का सवाल भी है, ध्यान रखें। तो नील हरित सवाल के साथ हम लोग इसमें जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो हमारा एक बायो फर्टिलाइजर भी है और साथ ही साथ हम कहेंगे इस तरीके से। और ध्यान रखना मेरे भाई, धान की फसल का जो मुख्य उर्वरक हमारा होता है वो हमारा नील हरित शैवाल ही होता है। धान की फसल का अच्छा उर्वरक यही इसी को मानते हैं, ध्यान रखना। धान की फसल का अच्छा जो उर्वरक हमारा होता है, अच्छा उर्वरक के रूप में हमारा यही काम करता है, अच्छा उर्वरक के रूप में यही काम करता है, ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं एजोला। नील हरित शैवाल का उपयोग मेरे भाई नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये बात करना चाह रहा है। नत्रजन मेरे भाई ये अधूरा लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा कहां पर होता है, कहेंगे धान के खेत में होता है, धान को। तो हम कहेंगे नील हरित शैवाल का उपयोग हम लोग वहां पर यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि हमारा धान की खेत के लिए ज्यादातर हमारा होता है। एलर्जी किसके कारण होता है, तो एलर्जी मेरे भाई डायबिटीज अगर किसी को होता है तो हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज अगर किसी में हो गया तो इसका मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ गया और इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर किसी में हो जाता है तो हम कहते हैं डायबिटीज हो जाता है। अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गया तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारा होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये कहीं से भी हमारा एलर्जी का बीमारी नहीं है, ये तो हमारा हार्मोन की कमी से होता है। कॉलेरा जो हमारा होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसा डिजीज है, तो कहेंगे ये हमारा यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज है
और बैक्टीरिया से हमारा होता है, ये भी आंसर नहीं होंगे। अस्थमा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अस्थमा की बात करते हैं। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब है ये लंग्स डिजीज होता है, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, और यही हमारा एलर्जी के कारण होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, अगर किसी को अस्थमा हो गया या किसी को साइनस हो गया, किसी को एक्जिमा हो गया, अस्थमा की बात कर लीजिए। अगर अस्थमा की बात करना तो आप अस्थमा की बात कर लीजिए, अस्थमा की बात कर लीजिए। या फिर मेरे भाई याद ध्यान रखेंगे कि इस तरह से अगर किसी को सांस लेने में परेशानी हो तो अस्थमा हमारा हो जाएगा, साइनस भी हमारा इसी में आता है, साइनस की हम बात कर लेते हैं, या फिर एक्जिमा की हम बात कर लेते हैं, ये भी हमारा होता है। हम किसकी बात करते हैं? एक्जिमा की बात करते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी हमारे एलर्जी के कारण ये सभी बीमारी होता है। किसके कारण? तो आपको ध्यान रखना है, ये एलर्जी के कारण ये डिजीज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। आंसर करेंगे अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी। इबोला वायरस मेरे भाई कहां से थे? इबोला जो है, ये वायरस का जो नाम रखा गया था, इबोला नदी के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? इबोला नाम का नदी था, उसी के नाम पर उस वायरस का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर एंड होता है। बाद बाकी मेरे भाई जितने भी डिस्कशन थे वो डिस्कशन आपके यहीं पर खत्म होते हैं, और कुल मिलाकर के आपके 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन अभी होता है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं चाहूंगा मेरे भाई कि जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग एक बार जरूर सेशन को लाइक कर दोगे। बाद बाकी आज के लिए इतना ही, लेकिन डेली रात में 10 बजे आप जुड़िए, मजा आपको आएगा। एक से एक कंटेंट मिलेंगे। आज के ही कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए कि अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन को देखिए जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, डेली अगर आप इस क्लासेस को करके सोते हो तो एकदम अच्छी नींद आएगी, और बेहतरीन चीज कभी मिस मत कीजिए, आपको हर जगह आपको हर अच्छा ही चीज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी लोगों को, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।